कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ का हौसला बुलंद है। सीएम योगी ने कहा, कोरोना वायरस को सामान्य वायरल फीवर मान भर लेना भारी भूल होगी। मैं खुद इसकी चपेट में हूं। 13 अप्रैल से ही आइसोलेशन में रहते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहा हूं। सीएम योगी ने कहा, कुछ लोग भय और दहशत का माहौल बनाने में लगे हुए हैं। इंटरनेट मीडिया पर एक जैसे संदेश अलग अलग अकाउंट से प्रसारित किए जा रहे हैं, लेकिन हमें कोरोना से डरने के बजाय लड़ने की जरूरत है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की समस्या पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा निर्णय लिया है। मेडिकल ऑक्सीजन की कालाबाजारी और जमाखोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अब ऑक्सीजन के उपयोग का ऑडिट कराने का फैसला लिया है। इसकी कमान अपर मुख्य सचिव गृह अविनाश कुमार अवस्थी को सौंप दी गई है। तो वहीं देश और प्रदेश में बढ़ते संक्रमण के बीच पूरे सूबे की निगाह प्रदेशवासियों को संक्रमण से बचाने के लिए 1 मई से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन की ओर है, जिसको लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए चल रही तमाम तैयारियों का जिक्र किया है। क्या कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट में आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम तैयारियों का जिक्र किया है। 1 मई से आपको बता दें कि 18 साल से ऊपर के तमाम जो लोग हैं, युवा हैं, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा और ये केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। तो वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन की भारी किल्लत से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के लिए छत्तीसगढ़ ने भी मानवीय मदद के तौर पर ऑक्सीजन भेजी है। ऑक्सीजन की ये खेप रायपुर के उरला औद्योगिक क्षेत्र से लखनऊ के मेदांता अस्पताल के लिए भेजी गई। बताया जा रहा है कि लखनऊ में ऑक्सीजन की भारी किल्लत को देखते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फोन करते हुए मदद मांगी थी। उरला के पंकज ऑक्सीजन से एक टैंकर ऑक्सीजन को सुबह सुबह लखनऊ के लिए रवाना कर दिया गया था। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए खुद दी थी। अब हम आपको सीएम का ट्वीट भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सीएम भूपेश बघेल ने ऑक्सीजन यानी कि प्राणवायु की सहायता की है। तो वहीं प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी। शिवपाल यादव ने चिट्ठी में सैफई आयुर्विज्ञान संस्थान में बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करने की मांग की है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि कई अस्पतालों में कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची हुई है। ऐसे में बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करने से लोगों की जान बचाई जा सकती है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार दिन ब दिन तेज होती जा रही है। सरकार बचाव और राहत कार्य में जुटी हुई है। इलाज के लिए संसाधन जुटाने में लगी है और इसी तेजी के बीच मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 2.5 लाख के ऊपर। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 38,000 से ऊपर मामले सामने आए हैं, जबकि 222 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर करीबन 2.25 लाख पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए वीकेंड लॉकडाउन जारी है। ये लॉकडाउन कल सुबह तक जारी रहेगा। ऐसे में हम आपको जिले की कई तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस जगह लॉकडाउन का असर प्रदेश में रहा और कोरोना गाइडलाइंस का कितना पालन होता नजर आया। लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ, कानपुर, अयोध्या, बरेली, ये तमाम जगहों की तस्वीरें हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जिनसे आप समझ पाएंगे कि पूरे सूबे की तासीर क्या कुछ रही है, किस तरीके से लॉकडाउन का पालन हुआ है और कई जगहों पर नियमों की धज्जियां उड़ती भी नजर आई। कोरोना का कहर लगातार जारी है, तो वहीं रायबरेली में वीकेंड लॉकडाउन पर प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आया। प्रशासन की ओर से सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि बैंक, थाना सहित सार्वजनिक स्थानों और सभी चौराहों पर आज दमकल की गाड़ियों की मदद से सैनिटाइजेशन किया गया है। और ये सिर्फ रायबरेली की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि आपको ये भी बताएं कि सूबे के अलग अलग हिस्सों में वीकेंड लॉकडाउन का मकसद ही तमाम सार्वजनिक क्षेत्रों को सैनिटाइज करने से है।
और लोगों को घरों में रहने की हिदायत इस बीच दी गई है। तो वहीं यूपी में जारी वीकेंड लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में सैनिटाइजेशन का काम भी जोरों से चला। इस दौरान लखनऊ नगर निगम की ओर से दूसरे चरण का विशेष सैनिटाइजेशन का काम शुरू हुआ। शहर के अलग अलग इलाकों में सैनिटाइजेशन किया गया। इस दौरान लखनऊ नगर आयुक्त अजय त्रिवेदी लगातार मॉनिटरिंग भी करते नजर आए। अजय त्रिवेदी को आप सुन पाएंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे तमाम जिलों से आई कुछ सैनिटाइजेशन की अहम तस्वीरें। नगर निगम क्षेत्र में जो मलिन बस्तियों के व्यापक सैनिटाइजेशन का अभियान था, उसका दूसरा चरण जो है आरंभ किया गया है। संजोग नगर मलिन बस्ती से मंडलायुक्त महोदय की उपस्थिति में यह अभियान शुरू कराया गया। जैसा कि पूर्व में अवगत कराया गया था कि ये लॉकडाउन की अवधि के दौरान पूरी जो 600 से ज़्यादा मलिन बस्तियां लखनऊ शहर के अंतर्गत हैं, इन सभी का सैनिटाइजेशन कराया जाना है। 300 बस्तियों का सैनिटाइजेशन लगभग कल कराया गया था और शेष जो 300 बस्तियां हैं, मलिन बस्तियां हैं, उनका सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम आज जो है प्रारंभ कराया गया है। माफिया मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है, लेकिन बाहुबली विधायक अब कोरोना की चपेट में आ गया है। मुख्तार के एंटीजन कोविड टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्तार अंसारी के एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य महकमे की टीम ने आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए भी सैंपल लिया है। फिलहाल मुख्तार अंसारी की तबीयत स्थिर बताई जा रही है और उसे अभी कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक दिन पहले बांदा जेल पहुंचकर कोरोना टेस्ट के लिए मुख्तार अंसारी का सैंपल लिया था, जिसके बाद उसकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल मुख्तार अंसारी को बैरक नंबर 16 में रखा गया है। वहीं ताजनगरी आगरा के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई, जिसके कारण मरीजों की हालत और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पतालों में मरीजों को डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आगरा में ऑक्सीजन की डिमांड 45 मीट्रिक टन पहुंच गई है, लेकिन प्रशासन की ओर से 30 मीट्रिक टन से ज्यादा सप्लाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में अस्पतालों में मरीजों की हालत लगातार बिगड़ रही है। कोरोना के दौर में जहां ऑक्सीजन जीवन बूटी साबित हो रही है, ऐसे में ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी जोरों पर होने लगी है और ऐसी खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें मथुरा के भूतेश्वर स्थित एक गोदाम में ऑक्सीजन के सिलेंडरों का अवैध कारोबार चल रहा है, जहां पर भारी मात्रा में गोदाम में ऑक्सीजन सिलेंडर गोदाम से अवैध कारोबार इसका किया जा रहा है, जिसके बाद संचालक गाड़ी छोड़कर भाग निकला। गोदाम पर ताला लगा मिला और मौके से मालिक फरार था। वहीं ऑक्सीजन लेने आए एक एम्बुलेंस चालक ने बताया कि यहां महंगे दामों पर ऑक्सीजन बेची जा रही है। तो ये चाहते हैं कि जो जनता तोड़िया वालों को न दे करके ऑक्सीजन जो जनता के लिए दी जाए, जनता की जान बचाइए, वो सर्वोपरि है सर। इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। और काफी महंगाई है सिलेंडर की सर। 1500 रुपए में भी ऑक्सीजन सिलेंडर हम लेने को तैयार हैं, क्योंकि जनता की जान बचानी है सर। एक्चुअल कीमत कितनी है इसकी? एक्चुअली कीमत इसकी 300 रुपए और 250 रुपए, 350 रुपए है सर। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बेडों की किल्लत को देखते हुए बड़ा फैसला लिया। जिलाधिकारी ने 14 अस्पतालों को कोविड मरीजों के लिए आरक्षित किया। आपको बता दें कि आरक्षित किए गए 14 अस्पतालों में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने 200 कोविड बेडों की व्यवस्था की है। 6 अस्पतालों में 20-20 कोविड बेड और 8 अस्पतालों में 10-10 कोविड बेडों को आरक्षित किया गया है। ये तमाम चीजें घटित हो रही हैं फर्रुखाबाद में। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद अस्पतालों की ओर से बेड की उपलब्धता लगातार शून्य बताए जाने को लेकर चिंता बनी हुई है। ऐसे में शासन से मार्गदर्शन लेकर प्रभारी जिलाधिकारियों ने पहले के आदेशों को खारिज करते हुए 55 अस्पतालों की सीधी भर्ती करने के निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि गंभीर मरीजों को किसी अस्पताल में बेड नहीं दिला पा रहे हैं। ऐसे में प्रभारी डीएम रोशन जैकब ने शासन और उच्च अधिकारियों से वार्ता की। डीएम ने बताया कि नई सूची में शामिल अस्पताल 90% बेड पर कोविड मरीजों की सीधी भर्ती करेंगे। अब किसी मरीज को सीएमओ की चिट्ठी की जरूरत नहीं होगी। शेष 10% बेड कोविड कमांड सेंटर के लिए रखे जाएंगे।
तो वहीं उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार बनाने के लिए चल रहे पंचायत चुनावों के तीसरे चरण में अब 26 अप्रैल यानी कि कल मतदान होने हैं। मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां जिलों में रवाना हो गई हैं। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 20 जिलों में मतदान सुनिश्चित होगा। आपको बता दें, तीसरे चरण में होने वाले मतदान में 3,05,71,613 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो वहीं पर्यवेक्षकों को आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन किए जाने की सख्त हिदायत दी गई है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख पाएंगे कि सूबे में अलग अलग जगहों पर पोलिंग पार्टीज को रवाना किया गया है। तस्वीरें 4 हैं। तासीर पूरे सूबे की समझिए, हमीरपुर, बाराबंकी, अमेठी, कानपुर देहात। तीसरे चरण में 20 जिलों में चुनाव होना है। 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता लोगों के भाग्य का फैसला करेंगे। यूपी के फतेहपुर जिले में त्रिस्तरीय चुनावों की तैयारियां पूरी हो गई हैं। चुनावों के लिए पार्टियों की पोलिंग बूथ रवाना किया गया, जहां पर कोविड नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। 26 अप्रैल को तीसरे चरण के मतदान के लिए जिले में 3,111 बूथ हैं, जिनमें पोलिंग पार्टी तैनात की जाएंगी। जिले के 75 अति संवेदनशील पोलिंग बूथों में ड्रोन कैमरों के जरिए पुलिस फोर्स निगरानी करेगी। आपको बता दें कि कल तीसरे चरण का पंचायत चुनाव होना है, लेकिन इस बीच सरकार के लिए, महकमे के लिए जो सबसे बड़ा टास्क है वो शांतिपूर्ण चुनावों के साथ साथ कोविड नियमों के पालना की चुनौती होगी। मतदान स्थल के लिए रवाना होने के लिए तैयार है। अभी थोड़ी देर में, आधे घंटे के अंदर यहाँ से रवाना होगी और कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए हम सभी कर्मचारी इन नियमों का पालन करेंगे। साथ में जो भी मतदाता मतदान स्थल पर आएंगे उनका भी हम लोग कोविड-19 के नियमों के पालन के तहत ही मतदान कराएंगे। कोरोना महामारी से ताजनगरी में हालात कितने भयावह हैं, ये इससे पता लगता है कि एक बुजुर्ग की मौत कोविड से हो जाती है, लेकिन परिवारजनों ने कहा कि पैसे ले लो और आप ही अंतिम संस्कार कर लो। इससे पता चलता है कि रिश्ते सिर्फ जिंदा रहने तक ही सीमित हैं। ऐसी घटनाएं आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, जहां पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेटा ये कह दे कि पैसे ले लो और खुद ही अंतिम संस्कार कर देना। वहीं आप दूसरी तस्वीर देखिए। एसएन मेडिकल कॉलेज में बेहद संवेदनशील तस्वीर सामने आई, जहां पर लोग कोविड-19 के मरीजों को बेड दिलाने के लिए लाचार और बेबस दिखाई दिए। मरीजों को लोग अपने हाथों में लेकर इधर उधर घूम रहे हैं। कई मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा, इस वजह से वो बैरंग लौटने को मजबूर हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज की ये तस्वीरें साफ जाहिर करती हैं कि शहर की स्थिति अब क्या हो चली है। ये तस्वीरें आपको डराने के लिए कतई नहीं दिखाई जा रही, बल्कि कोविड-19 से शहर ताजनगरी आगरा, जो कि प्रेम से सीधा संबंध रखता है, वो शहर किस तरीके से महामारी की जद में है और नफरत और इंसानियत के बीच झूल रहा है। तो जहां मानवता सिसक रही है, तो मानवता की कई लोग मिसाल भी हैं। जहां पूरा देश कोरोना वायरस की महामारी से त्रस्त है, तो वहीं अब दिन पर दिन स्थिति बेकाबू हो रही है। जहां एक तरफ अस्पताल में बेड नहीं, तो वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी खुलेआम चल रही है। इस बीच गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में खालसा हेल्प इंटरनेशनल एनजीओ के प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने एक मानवता की मिसाल पेश करी। एनजीओ की ओर से गुरुद्वारा में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया जा रहा है, जिससे लगातार कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए कोविड मरीजों को काफी मदद मिल रही है। आइए जानते हैं जनता टीवी पर क्या बोले खालसा हेल्प इंटरनेशनल के गुरप्रीत सिंह। जहां पूरा देश कोरोना वायरस के दंश को झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जहां ऑक्सीजन को लेकर मारामारी चल रही है, काला बाजारी भी खुलेआम चल रही है। वहीं पर अस्पतालों के अंदर जगह नहीं है लोगों को एडमिट करने के लिए। वहीं पर इंदिरापुरम के अंदर एक गुरुद्वारा एक ऐसा है जहां पर गुरुद्वारा के सभी लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं, वो भी एक निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं, जिसके लिए लोगों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। मैं लेकर चलता हूँ जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके सौजन्य से ये काम किया जा रहा है। सर, आपका स्वागत है जनता टीवी के अंदर। सर, बताइए इसके बारे में, कितने पेशेंट यहाँ आए हैं और कैसे कर रहे हैं? अभी तक करीब हम 450 पेशेंट
पिछले 32 घंटों में जो हमारी ऑक्सीजन की लाइव ऑक्सीजन सेवा गाड़ी में चल रही है, उसमें करीब अभी तक 400 से 450 पेशेंट की जान बचा चुके हैं। आप रेगुलर देख सकते हैं, अभी भी लोगों को ऑक्सीजन लगी पड़ी है। जिसका लेवल 70 से नीचे है, कृपया करके वही आदमी आए। अगर आप 80 और 80 से अबव है तो आप डॉक्टर से कुछ ना कुछ सलाह लेके घर पे कुछ ना कुछ आप कर लगे नेबुलाइजर ले सकते हैं, उसमें दवाइयां डाल सकते हैं। और जिसकी पोजीशन डाउन हो रही है हम उनको प्रायोरिटी देते हैं। कोई पेशेंट ऐसे भी है इनके 20-10 जो लगभग लास्ट मोमेंट पे थे, उनको भी यहाँ पे जीवन दान मिला है। ये निशान साहब जो है, इसके नीचे कई जिंदगियां बचाई गई हैं। वाहिगुरु जी ने हमें ये सेवा के लिए इस जगह गुरुद्वारे पे एक समिति दी है, खालसा इंटरनेशनल। जब अस्पतालों ने अपना रुख लोगों से मोड़ लिया है और डॉक्टर अब अस्पतालों के अंदर बेड फुल हो चुके हैं, वहीं पर ये खालसा एनजीओ वाले जो गुरुद्वारे के अंदर लगातार लोगों की सेवा भाव से ऑक्सीजन दे रहे हैं और लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं। अब देखना यह होगा, जहां एक तरफ प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सेवा भाव में ये जो काम कर रहे हैं वो देखने वाली बात होगी। बने रहिए जनता टीवी के साथ। हैदर अली संवाददाता, गाजियाबाद। तो मानवता की ये तस्वीरें दिखाना इसलिए भी बेहद जरूरी है ताकि आपको यकीन हो कि बेदर्द इस दुनिया में मानवता अभी मरी नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में कोहराम मचा रखा है। यूपी में सबसे ज्यादा बुरे हालात राजधानी लखनऊ के। इस बीच आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणेंद्र अग्रवाल ने अपनी रिसर्च के आधार पर यह भविष्यवाणी की। उन्होंने बताया कि यूपी में हर रोज 10,000 संक्रमित मरीजों के औसत से 20 से 25 अप्रैल तक कोरोना वायरस का संक्रमण अपने पीक पर रहने वाला है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि 25 अप्रैल के बाद से कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ गिरेगा और इसके बाद 17 मई तक स्थिति सामान्य हो सकती है। की गति बढ़ने की बहुत अधिक है पिछली बार की अपेक्षा में, और इसका मुख्य कारण है कि एक पैरामीटर जिसको हम कॉन्टैक्ट रेट कहते हैं, जो ये नापता है कि एक संक्रमित व्यक्ति एक दिन में कितने अन्य लोगों को संक्रमित कर रहा है। ये जब पहली पीक आई थी सितंबर में, तब उस समय इसकी वैल्यू काफी कम थी। तब एक संक्रमित व्यक्ति 7 दिन में एक और व्यक्ति को संक्रमित कर रहा था। इस समय इसी पैरामीटर की वैल्यू इस प्रकार की है कि एक संक्रमित व्यक्ति 3 दिन से कम में एक और को संक्रमित कर रहा है। तो काफी बड़ी भी इसकी वैल्यू है। उसका कारण यह है कि लोग काफी आपस में मिल रहे हैं, जबकि पिछली बार लॉकडाउन का इफेक्ट था। तो इसकी वजह से तेजी से बढ़ रहा है, और भारत में हमारे मॉडल के अनुसार 20 से 25 अप्रैल तक ये बढ़ेगा और उसके बाद नीचे आना शुरू होगा। देश भर में कोरोना का कहर एक बार फिर से दिखने लगा है। क्या बस स्टैंड, क्या रेलवे स्टेशन, हर जगह लोगों और मजदूरों का पलायन साफ तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में क्या लोगों के मन में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने का भय है ताकि वो घर जा सकें, सुरक्षित घेरे में पहुंच सकें? एक खास रिपोर्ट देखिए। कंधे पर बोरी में भरा सामान, बच्चों की जिम्मेदारी, चेहरे पर खौफ, चिंता और अनहोनी के डर का मिला जुला भाव। ट्रेन के आने का इंतजार, औरत और मर्द, सबकी मंजिल सैकड़ों किलोमीटर दूर, अपना गांव, अपना वतन, जो एहसास देता है सुरक्षा का, हिम्मत का, उम्मीद का, जहां अपनों के पास होने का सुकून मिलता है, जो किसी भी जरूरत में मदद करने को तैयार होंगे। लेकिन इस सुरक्षा के घेरे तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह हर रोज कोरोना के मामलों में एक नया कीर्तिमान गढ़ रहा है। आंकड़ों की एक के बाद एक ऊंची मीनारें आप देख सकते हैं। ये मीनारें ही वजह है इन बेबस, मजबूर, लाचार, गरीब मजदूरों के पलायन का, इनके खौफ का। इनको डर है कि कहीं बस, रेल और टैक्सी सब बंद ना हो जाए, कहीं एक बार फिर ना दोहराई जाए कहानी लॉकडाउन की। अक्सर कहा जाता है एक भारत में कई भारत हैं। इस बात का एहसास देश अभी भूला नहीं है। पिछले साल के लॉकडाउन की घोषणा, जिसके बाद शहरों की हद किसी देश की सरहद जैसी लगने लगी। केंद्र सरकार की रिपोर्ट कहती है कि एक राज्य की हद से दूसरी राज्य की हद में दाखिल होने के इस सिलसिले में पिछली बार का आंकड़ा 1 करोड़ के ऊपर का रहा। यह आंकड़ा निश्चित तौर पर भयावह है।
और इस बार जिस ताकत के साथ कोरोना दोबारा कहर बरपा रहा है, उसमें जरूरत है सुरक्षा के आश्वासन की, जिसके लिए सरकार को निश्चित ही कड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि ये पलायन देश और प्रदेश दोनों की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ साबित हो सकता है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। लेकिन हाँ, अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, ये भी याद रखिए कि हाथ छूने नहीं है, लेकिन हाथ छोड़ने भी नहीं है।